नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। मेरा नाम है शुभम और हमने अपने पिछले मैनेजमेंट अकाउंटिंग के 2-3 लेक्चर्स के अंदर कवर किया था मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है। उसके अंदर हमारी यूनिट 1 पूरी कवर हो जाती है क्योंकि यूनिट 1 के अंदर आपका एक ही चैप्टर है जिसके अंदर हमने ये समझा था मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर है, स्कोप क्या है, कौन कौन से बाकी डिसिप्लिन उसके अंदर अपना योगदान देते हैं, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, टैक्स अकाउंटिंग है। फिर उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग जानने की कोशिश की थी, मैनेजमेंट अकाउंटेंट कौन होता है वो समझने की कोशिश की थी, और मैनेजमेंट अकाउंटेंट की क्या ड्यूटीज होती हैं ये भी पढ़ा था। उसके बाद हम यूनिट 2 के ऊपर शिफ्ट करे थे तो हमने बजट पढ़ा था, बजटिंग पढ़ा था और बजटरी कंट्रोल पढ़ा था, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी इनकी। आज उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं, समझते हैं टाइप्स ऑफ बजट क्या चीज होती है। तो हमने क्या क्या पढ़ा था, बजट होता क्या है, एक स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर आप आने वाले टाइम को प्लान करते हैं, किस सेंस में, न्यूमेरिकल सेंस में। बजटिंग वो प्रोसेस होता है बजट बनाने का, और बजटरी कंट्रोल क्या होता है, बजट्स की मदद से आप ऑर्गेनाइजेशन में जब काम करते हैं, प्लान करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स अपने अचीव करते हैं, किनकी मदद से, बजट्स की मदद से, तो उसको क्या बोला जाएगा, बजटरी कंट्रोल। आज हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बजट। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं आपके लिए ऐसा रेगुलर कंटेंट पोस्ट करता रहूं। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं कि बजट्स के टाइप कौन से होते हैं। तो मेनली 3 तरह के बजट्स होते हैं हमारे, कौन कौन से, टाइम के बेसिस पे, फंक्शन के बेसिस पे, और तीसरा होता है फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस पे, यानी कि समय के बेसिस पे। जैसे आप हर चीज समय के बेसिस पे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डिसाइड करते हो, सिमिलरली बजट्स भी आपके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बजट्स बनाए जाते हैं। फिर आते हैं फंक्शंस के बेसिस पर कि कौन से बजट का क्या फंक्शन है, कुछ लेबर के लिए होगा, कुछ मटेरियल के लिए होगा, कुछ मशीनरी के लिए होगा, उस तरह से। फिर आते हैं फ्लेक्सिबिलिटी पे, तो इनको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। पहले पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बजट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, यानी कि समय के आधार पर जब हम बजट बनाते हैं तो उसको बोला जाता है टाइप्स ऑफ बजट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। तो 3 तरह के इसके अंदर हमारे फिर से सब टाइप्स आ जाते हैं, कौन कौन से, शॉर्ट टर्म बजट, जिसके अंदर दीज आर द बजट्स व्हिच आर प्रिपेयर्ड फॉर अ शॉर्ट पीरियड रेंजिंग फ्रॉम 1 ईयर टू 5 ईयर। तो 1 साल से लेकर आने वाले 5 सालों तक का अगर आप बजट प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसको क्या बोला जाएगा, शॉर्ट टर्म बजट्स। तो हमने ये चीज कल के लेक्चर में करी थी कि बजट्स आने वाले समय के लिए बनाए जाते हैं, है ना, जो बीत गया समय उनके आधार पे, उनसे जो हमें फैक्ट्स एंड फिगर मिले हैं थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उनके बेसिस पे हम आने वाला कल किस हिसाब से उन रिसोर्सेज को एलोकेट करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके, जिससे कॉस्ट रिड्यूस हो जाए और प्रॉफिट बढ़ाया जा सके। तो ये चीज की जाती है बजट से। तो वही कह रहे हैं कि पहले 1 साल से लेकर आने वाले 5 सालों के पीरियड को अगर आप बजट बनाते हो तो उसको बोला जाएगा शॉर्ट टर्म बजट्स। फिर दूसरे नंबर की चीज आ जाती है करंट बजट्स। दीज आर वेरी शॉर्ट टर्म बजट्स सच एज वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली, क्वार्टरली। तो आई होप वीकली होता है साप्ताहिक, यानी कि 7 दिन का अगर बजट बनाएंगे, तो फोर्टनाइटली होता है 15 दिन का बजट, यानी कि 2 हफ्तों का बजट बनाएंगे, फिर मंथली महीने भर का, और फिर क्वार्टरली 3 महीने का। तो इस तरह से अगर आप बजट्स बनाते हैं बहुत छोटे छोटे पीरियड के लिए, यानी इमीडिएट फ्यूचर का, जो एकदम से आपके सामने है, जिसको आने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, वो बजट्स आप बनाते हैं तो उनको क्या नाम दिया जाता है, करंट बजट्स। शॉर्ट टर्म बजट होते हैं 1 साल से लेकर 5 साल के पीरियड के लिए अगर बनाए गए हो। करंट बजट्स होते हैं आने वाले इमीडिएट फ्यूचर के लिए जो बजट बनाए जाते हैं वो, यानी कि हफ्ते के लिए, चाहे 2 हफ्तों के लिए, चाहे 1 महीने के लिए, चाहे क्वार्टर के लिए, चाहे 6 महीने के लिए। इससे आगे जाएंगे तो फिर आपका कौन सा पीरियड आ जाएगा, शॉर्ट टर्म वाला। लॉन्ग टर्म बजट कौन से होते हैं, आप देखिए 5 साल, 1 साल से लेकर 5 साल तक का पीरियड तो आपका शॉर्ट टर्म में कवर हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि 5 साल से ज्यादा पीरियड का अगर आप बजट बनाएंगे तो उसको कहां डालेंगे आप, लॉन्ग टर्म बजट की कैटेगरी में। तो समय के आधार पर बजट्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। नंबर 1 है शॉर्ट टर्म बजट्स, जो 1 साल से लेकर आने वाले अगले 5 सालों तक का बजट होता है। दूसरा है करंट बजट्स, जो एकदम से आने वाले कल की तैयारी करवाता है, जो एकदम से आने वाले, जो हफ्ता है, 10 दिन है, 15 दिन है, 20 महीना है, 3 महीने है, 6 महीने है, उस पीरियड का बजट बनाएंगे तो उसको बोला जाएगा करंट बजट। तीसरा है लॉन्ग टर्म, यानी कि 5 साल के बाद का भी अगर आप बजट बनाते हैं तो उसको क्या बोल देंगे, लॉन्ग टर्म बजट्स, यानी कि आप 6 साल का, 7 साल का, 8 साल का, 9 साल का, 10 सालों तक का बजट पहले ही बना के रख रहे हैं, उसको क्या बोला जाएगा, लॉन्ग टर्म बजट। यानी 5 साल से ऊपर जितना भी बजट आप बनाएंगे वो लॉन्ग टर्म बजट की कैटेगरी में आ जाएगा। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं। उसके बाद हम अपने अगले टॉपिक पे आते हैं, कौन सा है, टाइप्स ऑफ बजट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। तो फंक्शंस यानी कि जो वो यूटिलिटी, यानी कि वो काम क्या कर रहा है,
हर बजट का अपना अपना पर्पस होता है, ठीक है। उस पर्पस के बेसिस पे, यानी क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है वो, उसके बेसिस पर अगर आप बजट बनाते हैं तो उसको बोला जाता है फंक्शंस के आधार पर बनाया हुआ बजट। अब इसके अंदर क्या क्या आ जाते हैं, जैसे आपको मटेरियल से रिलेटेड कितना रॉ मटेरियल आएगा, वो रॉ मटेरियल जो है उसके अंदर कितनी चीजें ऐसी होंगी जो फिनिश्ड गुड में तब्दील की जाएंगी, जो वर्क इन प्रोग्रेस क्लासिफाई की जाएंगी। तो इस तरह से अगर आप अपने मटेरियल यानी कि जो इनपुट्स हैं उनका बजट बनाते हैं तो उसको क्या बोला जाएगा, मटेरियल बजट। सिमिलरली अगर आप अपनी लेबर फोर्स का बजट बनाते हैं, कितनी लेबर है, किस टाइम आती है, उनका वेज रेट कितना है, उनके वर्किंग आवर्स कितने हैं, आइडल आवर्स कितने हैं, ओवरहेड कितना है, चाय पानी का खर्चा कितना है, इस तरह से अगर आप सारी उनकी कॉस्टिंग करते हैं लेबर की तो उसको क्या बोला जाएगा, लेबर बजट। आप फंक्शंस देख रहे हैं, मटेरियल बजट का फंक्शन क्या है, सिर्फ मटेरियल्स को लेकर बजट बनाना, प्लान्स बनाना। लेबर का बजट, लेबर बजट का फंक्शन क्या है, लेबर को लेकर प्लान्स बनाना। फिर आ जाता है प्रोडक्शन बजट की प्रोड्यूस कितना करना है। फिर लगाना है ओवरहेड कॉस्ट बजट, जो आपकी ओवरहेड एक्सपेंसेस है, ठीक है। जैसे आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में अगर पढ़ा था तो कॉस्ट शीट बनाते थे, हम बनाते थे, उसके अंदर सबसे पहला एलिमेंट क्या आता था, प्राइम कॉस्ट, जिसके अंदर तीन चीजें होती थी, कौन कौन सी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये बनती थी प्राइम कॉस्ट। इसके अंदर आप क्या ऐड कर देते थे, फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करने के बाद जो आपकी कॉस्ट आती थी उनको क्या बोला जाता था, वर्क्स कॉस्ट। तो वही चीजें यहां पर कह रहे हैं। तो उस तरह से अगर आपके ओवरहेड यानी डायरेक्ट खर्चों के अलावा जितने भी खर्चे हैं, डायरेक्ट खर्चे कौन से, जो प्रोडक्शन से डायरेक्टली एलोकेट किए जा सकते हैं, रिलेट किए जा सकते हैं, उनमें सिर्फ तीन चीजें आती हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये तीनों खर्चे वो हैं जो डायरेक्टली प्रोडक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं। इनके अलावा जितने भी खर्चे हैं, चाहे वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे वो फ्रेट इनवर्ड आउटवर्ड है, चाहे वो एडवर्टीजमेंट है, चाहे कुछ और पैकेजिंग वगैरह है, वो सब कहां चले जाएंगे, ओवरहेड के अंदर। तो वो उसका बजट अगर बनाना है तो उसका क्या नाम दिया जाएगा, ओवरहेड कॉस्ट बजट। फिर आते हैं सेल्स बजट, यानी कि अब आपने क्या कर लिया, आपकी पहली चार चीजें कौन सी होगी, आपने रॉ मटेरियल ले लिया, उसके ऊपर लेबर लगा दी, उसके ऊपर प्रोडक्शन लगा दी। आप देख रहे हैं ये चीजें भी बिल्कुल क्रोनोलॉजी ऑर्डर में ही दी गई हैं, जिस जिस हिसाब से आपके फर्म ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्शन की जाएगी। सबसे पहले आप मटेरियल लाएंगे, मटेरियल के ऊपर लेबर लगाएंगे, वो फिर प्रोडक्शन में जाएंगी, प्रोडक्शन के बाद उसके ऊपर ओवरहेड एक्सपेंसेस एलोकेट किए जाएंगे, उसके बाद फिर क्या होगा, सेल्स होगा। तो जब सेल्स की जाएंगी तो सेल्स से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं या उनसे रिलेटेड जितने भी रेवेन्यूज है वो कहां डाले जाएंगे, सेल्स बजट के अंदर। सेल्स से रिलेटेड कौन से खर्चे हो सकते हैं, एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, पैकेजिंग, ये सारे खर्चे, फ्रेट आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, ये सारे खर्चे कहां आएंगे, आपके सेल्स बजट के अंदर। फिर पर्सनल बजट आ जाता है, कोई पर्सनल एक्सपेंडिचर किया है अपने खुद के बेनिफिट के लिए, वो चीज कहां चली जाएगी, पर्सनल बजट में। फिर प्लांट यूटिलाइजेशन बजट आ जाता है कि प्लांट जो आपकी फैक्ट्री है उसमें मशीनरी कितने घंटे चली, उसके अंदर कितना ऑयल लगा, कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई, कितना यूटिलाइज हुआ, मतलब जो आपका प्लांट है उसके अंदर जो भी चीजें लगी हुई हैं, प्लांट में फिक्सचर्स होते हैं, मशीनरी फिक्सचर्स होती हैं, फर्नीचर फिक्सचर्स होते हैं, एसी वगैरह ये सब क्या होते हैं, फिक्सचर्स होते हैं। ये कितना यूटिलाइज हुए, किस प्रोसेस में, प्रोडक्शन के अंदर, वो कहां डालोगे आप, प्रोडक्शन, प्लांट यूटिलाइजेशन बजट के अंदर। फिर आ जाते हैं मास्टर बजट, यानी कि ऊपर जितने भी बजट अभी हमने पढ़े, कौन कौन से, मटेरियल, लेबर, प्रोडक्शन, ओवरहेड, सेल्स, पर्सनल, प्लांट, ये सारे बजट्स को अगर एक जगह पे इकट्ठा कर दूं, यानी इन सारे बजट से कितना आया कितना गया, ये सबको एक जगह इकट्ठा कर दूं तो उसको क्या बोला जाएगा, मास्टर बजट। तो नाम ही अपने आप में ये आपको बता देगा याद, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आए कि मास्टर बजट को बताइए क्या होता है, तो आप बताएंगे कि एक ऐसा बजट होता है जिसके अंदर बाकी जितने भी बजट्स हैं उनकी एक कलेक्टिव समरी दी जाती है। फॉर एग्जांपल मटेरियल बजट, लेबर बजट, इस तरह से आप इसको 2 नंबर के अंदर बहुत आसानी से डिफाइन करके आ सकते हैं। आई होप आपको फंक्शंस और टाइम ये दोनों के बेसिस पर जो बजट बनाए जाते हैं वो क्लियर हो रहे हैं। आइए अब अपनी अगली उस पर चलते हैं। अगला क्या है, टाइप्स ऑफ बजट ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, कि बजट जो है हमारा जो हमने बनाया है वो कितना रिजिड है, उसके अंदर कितनी ज्यादा बदलाव किए जा सकते हैं, यानी फ्लेक्सिबल है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बजट बना लिया 15 दिन का, आपने डिसाइड किया कि भाई मैं 15 दिन के अंदर होने वाली जो सेल्स हैं उनके ऊपर, पैकेजिंग के ऊपर 1 लाख रुपए खर्च करूंगा, एडवर्टीजमेंट के ऊपर 50,000 रुपए खर्च करूंगा, कैरेज आउटवर्ड के ऊपर जो है 20,000 खर्च करूंगा। तो ये 1,70,000 का आपने खर्चा डिसाइड कर लिया। लेकिन क्या होता है, हफ्ते जब आपका वो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाता है उस बजट का, वो 1,70,000 का जो एक्सपेंस है वो कहीं ना कहीं 1,75,000 1,75,000 तक जो है एक्सीड कर जाता है। तो इस वक्त अगर आप अपना बजट चेंज कर दो, उसको बढ़ाकर 1,80,000 कर दो,
तो ऐसे बजट को क्या बोला जाएगा? फ्लेक्सिबल बजट। यानी कि जिस बजट के अंदर आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंजेस कर सको, वो बजट क्या बन जाता है? वो बजट क्या बन जाता है? फ्लेक्सिबल बजट। तो आइए पढ़ते हैं एक बार। दीज आर दी बजट, फ्लेक्सिबल बजट पढ़ते हैं पहले। दीज आर दी बजट्स the estimates of which have tendency to be changed as per the change circumstances। मैंने बताया आपको, जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे सिचुएशंस बदलेंगी, और जैसे जैसे सिचुएशंस बदलेंगी, अगर उन सिचुएशंस के हिसाब से आप अपने बजट के अंदर कुछ चीजें कम ज्यादा कर सकते हैं, तो उस बजट का नाम होगा फ्लेक्सिबल बजट। आई होप ये चीज आपको अब समझ में आ गई। दूसरी चीज, अगर आप बदलाव नहीं कर सकते, 1,70,000 डिसाइड कर लिया तो 1,70,000 ही खर्चा कर पाएंगे, ना उससे 1 रुपया ज्यादा ना उससे 1 रुपया कम। ऐसे बजट को क्या बोला जाएगा? फिक्स्ड या रिजिड बजट। अगर रिजिड, RIGID, रिजिड बजट शब्द आ जाए तो उसको भी फिक्स्ड बजट ही समझ के डिफाइन करके आना है। ये बात आप अपने कान में घुसा लीजिए। क्या? फिक्स्ड बजट या रिजिड बजट, मतलब जो बजट आप समय के साथ साथ जो सिचुएशंस बन रही हैं चेंज नहीं कर सकते, वो बजट बन जाएगा आपका फिक्स्ड बजट। फिर सेमी फिक्स्ड फ्लेक्सिबल बजट कौन सा आ जाता है? सेमी फिक्स्ड कह लीजिए या सेमी फ्लेक्सिबल कह लीजिए, कि कोई भी, यानी कि कुछ चीजें उसकी फिक्स्ड रहेंगी, कुछ चीजें आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं उसी बजट के अंदर जो आप चेंज कर सकते हो। तो मान लीजिए आपने एस्टिमेट करा कि मेरी प्रोडक्शन जो है वो 1,00,000 यूनिट की होंगी, और उसके बेसिस पे आपने जो है अपने सेल्स का बजट बना लिया कि इसके ऊपर एडवर्टीजमेंट इतनी लगानी है, पैकेजिंग इतनी लगानी है ना? ये बात तो समझ रहे हैं कि इतनी यूनिट्स प्रोड्यूस हुई है, तो ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस ही आप ये खर्चे एस्टिमेट करेंगे। अब मान लीजिए 1,00,000 यूनिट की बजाय 1,10,000 यूनिट प्रोड्यूस हो गई, तो उस 10 यूनिट की जो आपको अलग से पैकेजिंग, अलग से कैरेज, अलग से एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी, अगर वो आप चेंज कर सकते हैं अपने सेल्स बजट के अंदर, तो वो क्या मान लिया जाएगा? फ्लेक्सिबल बजट। लेकिन उसके बेसिस पे कुछ और चीजें ऐसी हैं जो आप चेंज नहीं कर सकते, वहां क्या बन जाएगा? वो फिक्स्ड। यानी कि एक ऐसा बजट जो पार्शियली फिक्स्ड है लेकिन एट द सेम टाइम वो पार्शियली फ्लेक्सिबल भी है, ऐसे बजट को क्या नाम देंगे? सेमी फ्लेक्सिबल या सेमी फिक्स्ड। इन एनी केस आप अगर आपसे सेमी फिक्स्ड पूछ ले तो भी यही लिख के आना है, क्योंकि सेमी फिक्स्ड भी क्या हो गया? आधा फिक्स्ड, यानी आधा फ्लेक्सिबल। सिमिलरली सेमी फ्लेक्सिबल भी क्या हो गया? आधा फ्लेक्सिबल, यानी उसका दूसरा आधा क्या हो जाएगा? सेमी फिक्स्ड। तो ये शब्द आप याद रखिए, ये शब्द कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं। फिक्स्ड ना लेकर रिजिड लिखा जाएगा ताकि आपको वहां पर कंफ्यूज किया जा सके, लेकिन फिक्स्ड और रिजिड एक ही है। सेमी फ्लेक्सिबल और सेमी रिजिड भी, यानी सेमी फिक्स्ड भी एक ही है। तो आई होप आपको ये भी चीजें समझ में आ गई। उसके बाद आते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग के ऊपर, जो आपकी एग्जाम के लिए काफी रेलिवेंट टॉपिक बनता है। ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर के अंदर, कभी कभी 8 नंबर में किसी और के साथ पेयर करके, या कभी कभी जो है 16 नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए देखते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग है क्या। अब जैसे इसका नाम समझा रहा है, क्या समझा रहा है? जीरो बेस्ड बजटिंग। जीरो बेस, तो नाम में क्या आ रहा है? जीरो बेस। और अकाउंट्स के अंदर बेस क्या होता है? पिछला साल। क्या कह रहा हूं मैं? अकाउंट्स के अंदर, यानी फाइनेंशियल अकाउंट्स या कॉस्ट अकाउंट्स या टैक्स अकाउंट्स में बेस क्या होता है? जो गुजरा साल है, यानी कि अब जैसे 2022-23 का अप्रैल 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक का जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है, उसका अगर मैं बेस ईयर लूं तो वो क्या बन जाएगा? 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 का पीरियड आने वाले समय के लिए क्या बन जाएगा? बेस ईयर। अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022। इसका बेस ईयर क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021। ये क्या हो जाएगा? इसका बेस ईयर। यानी कि जो अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उससे इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर क्या बन जाएगा? बेस ईयर। तो यहां पर जीरो आगे लगा है, यानी कि जीरो बेस का मतलब है जो पिछला साल है वो मान लिया जाएगा कि उसके अंदर कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, जो अभी फिलहाल साल चल रहा है यही पहला साल माना जाएगा। तो जीरो बेस बजटिंग का मतलब होता है जब आप बजटिंग इस बेसिस पे करते हो कि पिछला कोई साल नहीं था। मैं बार बार आपको कहता हूं, बजट्स किसके बेसिस पे बनाए जाते हैं? पिछले सालों के अपने परफॉर्मेंस को देखकर आप एस्टीमेट लगाते हैं कि किस चीज पर कितना खर्चा ऑन एन एवरेज लिया गया, उसके बेसिस पर आप अपने आने वाला कल डिसाइड करते हैं। लेकिन जीरो बेस बजटिंग में ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें आप यही मानते हैं कि हर साल पहला साल है, नया साल है, हमने पीछे कुछ भी नहीं करा। तो वो पढ़ते हैं, आइए थ्योरेटिकली।
एज द नेम सजेस्ट इज द बिगिनिंग फ्रॉम जीरो बेस और डी नोवा बजटिंग। तो अगर आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछ ले कि जीरो बेस बजटिंग क्या है या डी नोवा बजटिंग क्या है, तो आप प्लीज जीरो बेस बजटिंग को ही डिफाइन करके आइएगा। मुझे ये चीज पता है, ये स्टूडेंट्स करते हैं, उनसे पेपर में डिनोवा बजटिंग पूछा जाता है और वहां पर वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन में पता ही नहीं क्या लिख के आ जाते हैं। डिनोवा बजटिंग ही जीरो बेस बजटिंग का दूसरा नाम है। तो इस चीज को जरा थोड़ा ध्यान से हाईलाइट कर लीजिए, कहीं भी लिख के रख लीजिए ताकि आपको ये चीजें याद रहें। क्या कह रहा हूं मैं, जीरो बेस बजटिंग ही डिनोवा बजटिंग का दूसरा नाम है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग बजट्स फ्रॉम स्क्रैच और फ्रॉम दी जीरो बेस। मैंने कहा ना पिछला साल जीरो है, उसमें कुछ नहीं किया, ऐसा मान लिया जाता है, करें ना करें लेकिन मान लिया जाएगा कि कुछ नहीं करा, तो यानी कि यही साल जो है ऐसा माना जाता है कंपनी का पहला साल है। इट इज बेस्ड ऑन द अंडरलाइंग एजम्पशन दैट द प्रीवियस ईयर वाज जीरो। मैंने फिर वही बात बता दी, प्रीवियस ईयर माना जाएगा कि वो जीरो था या नील था। Here, manager has to give justification to all expenses included in the budget। तो सारे expenses, ये क्वेश्चन ना एमसीक्यू में आपके नेट जीआरएफ में पूछा जाता है, क्या कि ऐसा कौन सा बजट है, नीचे दिए गए ऑप्शंस के अंदर ऐसा कौन सा बजट है जिसके अंदर मैनेजर को जस्टिफाई करना पड़ता है अपना हर एक एक्सपेंस। तो उसका आंसर क्या दिया जाएगा, जीरो बेस बजटिंग। यूजुअली स्टूडेंट्स इसका आंसर मास्टर बजट लिखाते हैं, लेकिन वो आंसर नहीं होगा। जीरो बेस बजटिंग में ये लाइन सिर्फ मैंने स्पेसिफिकली इसीलिए डाली है, कहीं ना कहीं ये गलती आप करते हो, इस गलती को अवॉइड कीजिए। जीरो बेस बजटिंग के अंदर ही एक मैनेजर कौन होगा, यहां पर जो बजट बना रहा होगा, चाहे तो उसका कंट्रोलर होगा, बजट कमेटी का कंट्रोलर, या कोई और मैनेजर होगा जिसको ये टास्क दिया होगा किस चीज का, जीरो बेस बनाने का। तो जीरो बेस बजटिंग के अंदर एक मैनेजर को जो भी खर्चा कर रहा है उसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन का मतलब रीजन, कारण देना पड़ेगा कि जो खर्चा किया गया है क्यों किया गया है, क्या इस खर्चे को अवॉइड किया जा सकता था, अगर इस खर्चे को अवॉइड नहीं किया जा सकता था तो क्या इस खर्चे को किसी और तरीके से ट्रीट किया जा सकता है, या इस खर्चे को जो है किसी और तरह से नेगोशिएट करके कॉस्ट को रिड्यूस करवाया जा सकता है। इस तरह की सारी जस्टिफिकेशन देनी पड़ती हैं जीरो बेस बजटिंग के अंदर। Process involves first step being recognizing department segment organizing activities as decision package। तो पहला स्टेप कौन सा हो गया, पहले ये रिकॉग्नाइज करो कि आपके डिपार्टमेंट कितने हैं। देखिए, क्योंकि इसके अंदर पिछले साल को कंसीडर किया ही नहीं जाता, बिल्कुल फ्रेश माना जाएगा कि कंपनी इसी साल स्टार्ट हुई है, पहली बार अपना बजट बना रही है। तो उसी हिसाब से जब आप कोई भी चीज पहली बार करते हैं तो सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितने डिपार्टमेंट्स हैं। उनके बेसिस पे आप फिर डिपार्टमेंट वाइज की मटेरियल, जैसे परचेज या प्रोक्योर डिपार्टमेंट है, उसका काम क्या है, वो परचेज करता है ना, रिक्विजिशंस करता है, रॉ मटेरियल खरीदेगा, तो वहां पर कौन सा बजट बनाया जाएगा, परचेज बजट, या परचेज कह लीजिए, मटेरियल बजट कह लीजिए उसको, है ना। सिमिलरली सेल्स डिपार्टमेंट का काम क्या होगा, सेल करना, जो प्रोडक्शन हुआ है वहां कौन सा बजट बनेगा, सेल्स बजट बनेगा। तो ऐसे ऐसे करके आप जब डिपार्टमेंट पहले क्लासिफाई कर लेंगे तो हर डिपार्टमेंट का फिर अलग अलग आप बजट बना सकते हैं। उसके बाद आता है सिस्टमैटिक एनालिसिस इज कंडक्टेड टू इवैल्यूएट द सेम एंड रैंकिंग देम इन ऑर्डर ऑफ सिग्निफिकेंस। तो उन सब का जब आपने डिपार्टमेंट वो क्लासिफाई कर लिए, फिर आपको ये देखना है, हर एक डिपार्टमेंट का सिस्टमैटिक एनालिसिस करना है, इस डिपार्टमेंट में कौन कौन से खर्चे किए जा रहे हैं, कौन कौन से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है ये डिपार्टमेंट। इनको क्या बोला जाता है, कॉस्ट सेंटर्स या कॉस्ट ड्राइवर्स। इसमें क्लासिफाई करेंगे कि कॉस्ट का सेंटर कौन सा है और कॉस्ट का ड्राइवर कौन सा है। सिमिलरली रेवेन्यू सेंटर कौन सा है और रेवेन्यू ड्राइवर कौन सा है, इस तरह आप क्लासिफाई करेंगे अपने डिपार्टमेंट्स को। ये चीजें आप ना ज्यादा कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ते हैं, तो वहां से ये कॉन्सेप्ट छूट के यहां पर आए हुए हैं, क्योंकि आपने पढ़ा था ना मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कॉस्ट अकाउंटिंग भी आता है, तो इसलिए वो चीजें यहां पर आपको बार बार देखने को मिलेंगी। उसके बाद क्या है, इवैल्यूएट एंड द सेम एंड रैंकिंग देम इन ऑर्डर ऑफ सिग्निफिकेंस। उसके बाद आप उनको रैंक करते हो कि सबसे जो है एक्सपेंसिव डिपार्टमेंट कौन सा है, नहीं सबसे ज्यादा कॉस्ट किसके अंदर जा रही है, ऑब्वियस सी बात है वो किस में जाएंगी, परचेज डिपार्टमेंट में। सिर्फ दूसरा डिपार्टमेंट कौन सा हो सकता है, लेबर हो सकता है ना, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉइज हैं उनका जो सैलरी वगैरह है, उनके बेनिफिट्स हैं, उनके वेलफेयर फंड्स हैं, उनको मेंटेन करने में भी एक बहुत बड़ा चंक जो है आपके प्रॉफिट्स का निकल जाता है। वही चीजें यहां पर कह रहे हैं, आप उनको इवैल्यूएट करोगे, फिर उनके लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के हिसाब से उनको रैंक दे दोगे। Zero based budgeting is a shift from traditional method of budgeting where former is based on program oriented
एंड डिसीजन ओरिएंटेड अप्रोच एंड लेटर ऑन फंक्शनली ओरिएंटेड स्पेंडिंग अप्रोच। तो क्या कह रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ बजटिंग है, जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, जीरो बेस बजटिंग से पहले हमने जो भी बजट्स पढ़े, चाहे वो टाइम के बेसिस पे देखो बनाए, वो इसमें भी जाएंगे क्योंकि वो तो टाइप्स ऑफ बजट है। और जहां पे भी बजटिंग हो, चाहे वो ट्रेडिशनल हो चाहे वो जीरो बेस बजटिंग हो, टाइप्स तो यही रहेंगे, टाइप्स चेंज नहीं होंगे। लेकिन उससे पहले के जो सारे फंडास थे, कौन कौन से बजट के, बजटिंग के, बजटरी कंट्रोल के, वो सारे जो है किस में माने जाएंगे, आपके ट्रेडिशनल बजटिंग में। जीरो बेस बजटिंग आपका क्या बन जाता है, मॉडर्न टाइप ऑफ बजटिंग। इसके अंदर और उसके अंदर क्या फर्क है, तो फॉर्मर, यहां पर फॉर्मर का मतलब है जीरो बेस बजटिंग। जो लाइन में पहले लिखा होता है उसको फॉर्मर लिखते हैं, जो एक सेंटेंस के अंदर बाद में लिखा होता है उसको क्या बोलेंगे, लेटर। आई होप आपको ये चीज भी पता होगी, नहीं पता तो मैंने आपको बता दी। तो एक सेंटेंस लिखा है, जैसे यहां पर जीरो बेस बजटिंग पहले लिखा है ना ट्रेडिशनल मेथड ऑफ बजटिंग से, तो फॉर्मर शब्द का यूज किसके लिए किया जाएगा, जीरो बेस बजटिंग के लिए। और नीचे क्या लिखा है, लेटर, तो लेटर किसके लिए लिखा गया होगा, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ बजटिंग के लिए। तो फॉर्मर इज बेस्ड ऑन प्रोग्राम ओरिएंटेड एंड डिसीजन ओरिएंटेड। तो जीरो बेस्ड बजटिंग क्या है, प्रोग्राम ओरिएंटेड है। क्यों, इसके अंदर पहला जो स्टेप है वही क्या है कि आप डिपार्टमेंट या प्रोग्राम, डिपार्टमेंट कुछ ना कुछ प्रोग्राम ही तो कर रहे होते हैं ना। परचेज का काम क्या है, परचेज करना, ये सब क्या है, प्रोग्राम्स है। सेल्स का काम सेल्स करना है, प्रोडक्शन का काम प्रोडक्शन करना है। इस तरह से आपके सारे डिपार्टमेंट्स कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स या फंक्शंस करते रहते हैं। दूसरा जो ट्रेडिशनल है वो क्या है, स्पेंडिंग अप्रोच, यानी कि कितना खर्च करोगे। ये शब्द मैंने बार बार यूज करे थे अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर, कि जितना कमाया उसके बेसिस पे आप ये डिसाइड करोगे कि कितना खर्च करना है, ताकि वो जो खर्च किया जाए उससे रेवेन्यू जनरेट हो सके और फिर से वो रेवेन्यू आगे कहां यूटिलाइज होगा, दोबारा स्पेंड करने में। तो इस तरह से ये साइकिल जो है कंटिन्यू चलती रहेगी। तो आई होप आपको ये भी चीजें समझ में आ गई। उसके बाद आते हैं प्रोसीजर ऑफ सेटिंग जीरो बेस्ड बजटिंग। तो आपका यही क्वेश्चन बनता है, जीरो बेस्ड बजटिंग होता क्या है, जीरो बेस्ड बजटिंग का सेटअप करने का प्रोसेस क्या है। ज्यादा से ज्यादा वो आपसे ये पूछ सकते हैं, जीरो बेस्ड बजटिंग और ट्रेडिशनल मेथड ऑफ बजटिंग के अंदर डिफरेंसेस कहां हैं। तो आप सिंपली उसके अंदर जीरो बेस के पॉइंट्स लिख के आएंगे, इधर से ट्रेडिशनल बजट्स के पॉइंट लिख के आएंगे। उसके अंदर ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर एक ऐसा ऑलरेडी बना बनाया चार्ट शेयर कर दूंगा, ताकि आपको इस चीज के झंझट में ना पड़ना पड़े। जीरो बेस्ड बजटिंग, डिफरेंस बिटवीन जीरो बेस्ड बजटिंग एंड ट्रेडिशनल मेथड ऑफ बजटिंग, ये आपको डिफरेंस का चार्ट मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में अलग से प्रोवाइड करवा दूंगा इस लेक्चर के अपलोड होने के बाद। तो आप प्लीज उस चीज को देख लीजिएगा वहां से। तो सबसे पहले क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटिंग। तो सबसे पहले देखो, कोई भी काम करने से पहले पहले तो ये सोचना पड़ता है ना कि वो काम कर क्यों रहे हैं, वजह होनी चाहिए ना कोई भी काम करने की। वही कह रहे हैं, प्रोसीजर ऑफ सेटिंग अप जीरो बेस्ड बजटिंग में सबसे पहला स्टेप यही है, ये पता करो कि बजट बना क्यों रहे हो, ऑब्जेक्टिव क्या है बजट बनाने के। उसके बाद क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ एरियाज टू विच द बजटिंग टू बी इंट्रोड्यूस। फिर ये देखो आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितने डिपार्टमेंट्स हैं, कितने ऐसे एरिया हैं जहां पर क्या कर सकते हो, आप बजटिंग कर सकते हो। फिर आते हैं डेवलपमेंट ऑफ डिसीजन यूनिट, यानी कि जो डिसीजंस बनाने हैं। डिसीजन यूनिट कौन कौन से हो सकते हैं, बजटरी कमेटी हो सकता है, बजट कंट्रोलर हो सकता है, या कोई और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या मैनेजमेंट हो सकते हैं, आपके सीएफओज हो सकते हैं। इस तरह से आप एक यूनिट बना लेंगे जो एक्चुअली आपके बजट से रिलेटेड डिसीजंस ले सकते हैं। फिर क्या आते हैं, डिसीजन पैकेज शुड बी मेड फॉर ईच यूनिट। अब आपने जो ये डिसीजन यूनिट बनाई है, अब ऐसा नहीं है ना कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एक ही आदमी है जो सब काम कर रहा है। हर डिपार्टमेंट में भी एक आदमी होना चाहिए जो अल्टीमेटली उस एक बजट कंट्रोलर को रिपोर्ट कर रहा हो, अपने डिपार्टमेंट की रिपोर्ट सारी, है ना। ऐसा ही होता है डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर कि एक जो है बजट कंट्रोलर होगा और फिर हर डिपार्टमेंट में एक असिस्टेंट बजट कंट्रोलर रखा जाएगा, जो उस डिपार्टमेंट, उस रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में जो भी काम हो रहा है उसकी रिपोर्टिंग अपने डिपार्टमेंट से एक एक करके किसको देगा, बजट कंट्रोलर को देगा। फिर वो सारे डिपार्टमेंट्स को मिलाकर क्या करेगा, एक जीरो बेस बजट या मास्टर बजट उस तरह से प्रिपेयर कर लेगा। मैं फिर कह रहा हूं, कंफ्यूज मत होइएगा, बजट्स बनाने की टेक्निक अलग अलग है, जीरो बेस है और ट्रेडिशनल है, लेकिन टाइप्स हर जगह सेम रहेंगे। तो ये प्लीज जो है कंफ्यूज मत होइएगा। अगर मैं मास्टर बजट कह रहा हूं तो ये मत सोचिएगा कि मास्टर बजट ट्रेडिशनल में बनाया जाता है, नहीं, मास्टर बजट जीरो बेस में भी बनाया जाएगा। टाइप्स सब में सेम रहेंगी, चाहे और कोई भी बजट का तरीका क्यों ना हो। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। रैंक डिसीजन पैकेज ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो कॉस्ट कितनी लग रही है, उससे बेनिफिट कितना, यानी कि उससे रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, इसके बेसिस के ऊपर रैंक्स जो है वो आप डिसाइड करेंगे कि कौन से डिपार्टमेंट में कम से कम कॉस्ट लगाकर ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू प्रोड्यूस किया जा रहा है। ऐसे डिपार्टमेंट को आप नंबर 1 लेवल पर रखेंगे, और जिस डिपार्टमेंट में ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट लग रही है और कम से कम रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उस डिपार्टमेंट को आप उस रैंक में सबसे लोएस्ट रखेंगे।
आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। आपने बजट में क्या डिसाइड करना है कि कितना मैंने कमाया, उसको किस हिसाब से खर्च करना है। अब ये खर्च करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा क्या है, रिसोर्स है, वही एलोकेट करना है ना, क्योंकि आपने रेवेन्यू तो अर्न कर लिया, अब आपने उसको साइड में रख दिया। अब आप ये देख रहे हो कि इसको, मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, उसको यूटिलाइज कहां कहां करना है ताकि दोबारा से रेवेन्यू जनरेट किया जा सके। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। उसके बाद आते हैं कंट्रोलिंग। अब ये सारे प्रोसेस मिलाकर क्या कर सकते हैं आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंट्रोल एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या चीजें आ जाती हैं, एडवांटेजेस देख लेते हैं। इट एंश्योर्स बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज। ऑब्वियस सी बात है ना, जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप देखो इसके अंदर प्रोसीजर के अंदर ही एलोकेशन ऑफ रिसोर्स करे जा रहे हैं। तो अगर आप पहले से ही डिसाइड कर लेंगे कि कौन सी चीज कहां कितनी यूज करनी है, तो आपका रिसोर्स का जो है वो वेस्टेज कम होगी। उसके बाद इट एंश्योर्स दैट मैनेजर अंडरटेक प्रोग्राम्स दैट आर इंडिस्पेंसेबल। इंडिस्पेंसेबल का मतलब है जो अलग ना किए जा सकते हैं, जो बहुत जरूरी हैं फॉर एन एंटरप्राइज एंड बीइंग परफॉर्म्ड इन इफेक्टिव में। यानी कि जो ये अपना मैनेजर है, मान लीजिए बिजनेस कंट्रोलर है, वो क्या डिसाइड करता है, वो ये ऐसे प्रोग्राम्स कंडक्ट करता है जिससे ये डिसाइड किया जा सके कि एक ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट या इंपॉर्टेंट पार्ट या प्रोग्राम कौन सा है, ताकि उस प्रोग्राम में जो भी रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं उसको किस तरह यूज किया जा सके, इफेक्टिव और एफिशिएंटली और प्रोडक्टिव वे में यूज किया जा सके। उसके बाद है इट असिस्ट मैनेजमेंट इन अप्रूविंग द बजट ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। फिर से वही चीज, कॉस्ट कितनी लग रही है, उससे बेनिफिट कितना मिल रहा है कॉस्ट लगा के, ये एनालिसिस भी करना है। इट हेल्प्स मैनेजर इन आइडेंटिफाइंग अनइकोनॉमिकल एक्टिविटीज एंड प्रोपोजेस द ऑल्टरनेटिव। मैंने बताया था कोई ऐसा डिपार्टमेंट आप आइडेंटिफाई करेंगे जिसके अंदर कॉस्ट तो बहुत ज्यादा लग रही है लेकिन वो आपको उतना रेवेन्यू जनरेट करके नहीं दे रहा, तो आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया। अब उस डिपार्टमेंट को आपको ये देखना है क्या उस डिपार्टमेंट को बेटर बनाया जा सकता है, क्या उस डिपार्टमेंट में प्रॉफिट को इंप्रूव किया जा सकता है कॉस्ट को रिड्यूस करके। अगर किया जा सकता है तो वो तरीके ढूंढे जाएंगे, और अगर नहीं किया जा सकता तो उस ऑपरेशन को फिर कैसे ना कैसे करके डिसकंटिन्यू किया जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर कॉस्ट लगे जा रही है, प्रॉफिट अर्न करके वो दे नहीं रहा, तो वो किसी काम का जो है नहीं होता। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन अमंग द सेगमेंट डिपार्टमेंट। तो ऑब्वियस सी बात है ना, अब जो आपका बजट कंट्रोलर है वो क्या काम करता है, सभी डिपार्टमेंट से जो है उनके इंडिविजुअल रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स के बजट्स लेता है, उनको ज्वाइन करता है। तो इससे सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर क्या बनती है, कोऑर्डिनेशन बनती है। सारे डिपार्टमेंट्स को एक साथ रख के साइड बाय साइड आप देख सकते हैं कि किसके अंदर जो है क्या चीजें कैसे कंडक्ट की जा रही हैं। और जब आपकी कोई मीटिंग वगैरह होती है, वीकली मीटिंग्स, डेली मीटिंग, उसके अंदर फिर आप ये चीजें डिस्कस कर लेंगे कि भाई देख ऐसे ऐसे जो है वो डिपार्टमेंट जो है जो प्रॉफिटेबल है, यानी उसके अंदर कॉस्ट कम लग रही है और वो प्रॉफिट ज्यादा जनरेट करके दे रहा है, तो उस डिपार्टमेंट की टेक्निक्स आप बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि बाकी डिपार्टमेंट्स भी अपने आप को क्या कर ले, इंप्रूव करने की कोशिश करें। उसके बाद है इट इज सुटेबल इन सर्विस डिपार्टमेंट या इंडस्ट्री। तो सर्विस इंडस्ट्री है, कोई भी सर्विस इंडस्ट्री बताया ना, देखो जैसे जो भी क्या कर रही है, सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो उसके अंदर ये जीरो बेस्ड बजटिंग इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको एडवांटेजेस भी समझ में आ गए हैं। उसके बाद डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं, इस चीज की क्या क्या कुछ कमियां हैं। रिक्वायर आइडेंटिफिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ डिसीजन पैकिंग, जो बहुत कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अब टाइम कंज्यूमिंग तो है, देखो अगर हमारे पास प्रीवियस ईयर के बजट है, जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ बजटिंग है, उसके अंदर तो हमें क्या करना है, हमारे पास बना बनाया फॉर्मेट होता है, हमें ऑलरेडी पता होता है कौन सा डिपार्टमेंट कितना जो है काम कर रहा है, प्रोडक्टिव है, तो उसके ऊपर हमें वो सारा टाइम बच जाता है हमारा। और जीरो बेस्ड बजटिंग में हमें बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ता है ना, हमें बिल्कुल भी ये नहीं देखना होता कि पीछे उन्होंने क्या करा क्या नहीं किया, यही उनका पहला ईयर माना जाएगा। तो वो सारा जो टाइम है दोबारा से यूज करना पड़ता है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क इसके अंदर बहुत ज्यादा हो जाता है। In case benefits cannot be determined for decision packages, then their ranking is not possible. अब अगर ये ना बता सको कि कौन सा डिपार्टमेंट ज्यादा अर्न कर रहा है, कौन सा कम कर रहा है, किस पे कॉस्ट ज्यादा लग रही है, किस पे कम लग रही है, तो इससे उनको रैंक करना भी मुश्किल हो जाता है, और ये अपने आप में भी खुद में भी काफी टाइम कंज्यूमिंग काम हो जाता है। तो इस तरह से इनकी चीजें हैं। अब इनमें ट्रेंड और स्किल्ड मैन पावर है, ऑब्वियसली बात है। एक देखो अगर आपके पास बना बनाया सामान है, आपको उसके अंदर बस कुछ बदलाव करने हैं, तो वो काम कोई भी कर सकता है। लेकिन आपको शुरू से फॉर्मेट नया बनाना है, डिपार्टमेंट दोबारा डिसाइड करने पड़ेंगे, डिसीजंस पैकेज दोबारा बनाने पड़ेंगे, उनको रैंक देनी पड़ेगी, तो ये सारे काम करने में एक स्किल्ड लेबर जो है, स्किल्ड मैन या कोई भी यूं लगा लो वर्कर एम्प्लॉय जो है वो चाहिए होता है। तो इसके लिए जो है महंगा जो है, मतलब अब चार्टर्ड अकाउंटेंट रखो या कोई और रखो जो ऐसा काम कर रहा है, जो स्पेशलिस्ट है, जो प्रोफेशनल है, तो वो अभी ये काम करने के तो फिर वही बात है 15-20 लाख रुपए, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए का पैकेज, तो वो चीज इसके अंदर होती है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें आप क्लियर हो रही हैं, इसके अंदर जो है और कुछ भी नया नहीं है।
आने वाले चैप्टर के अंदर आने वाले लेक्चर के अंदर हम अपना लीज फाइनेंसिंग का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जीरो बेस्ड बजटिंग और लीज फाइनेंसिंग को 8-8 मार्क्स का बनाकर पूछा जाता है। ये चीज हम पीवाईक्यू वाले सेशंस के अंदर डिस्कस करेंगे। बस जस्ट मैं आपको साथ ही साथ बताता चल रहा हूं ताकि आप जब पढ़ें तो आप उस सेंस में पढ़ें कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है और क्या चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूं जीरो बेस्ड बजटिंग आपके एग्जाम के लिए बहुत रेलिवेंट है। ये क्वेश्चन 99.99% चांसेस हैं कि पूछा जाता है। मोस्ट प्रोबेबली पूछा जाएगा 8 मार्क्स का, पेयर किया जाएगा लीज फाइनेंसिंग के साथ। तो ये 8 मार्क्स का जीरो बेस्ड बजटिंग, 8 मार्क्स का लीज फाइनेंसिंग, टोटल मिला के आपके बन जाएंगे 16 मार्क्स। तो आप जीरो बेस्ड बजटिंग को जो है खूब ध्यान से पढ़िए। इसके अंदर कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए, मैं उसको आपको रिजॉल्व करके दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा ये जो पीडीएफ्स वगैरह है या जो मैंने आपको डिफरेंसेस बोले हैं या कोई भी इसके ऑक्सिलरी एंसिलरी स्टडी मटेरियल अगर मेरे को देना होता है तो मैं आपको वो टेलीग्राम लिंक के अंदर आप जाएंगे, मेरा टेलीग्राम चैनल है उसके अंदर डालता रहता हूं, तो वहां से आप जाकर इन चीजों को देख सकते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर भी अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि इन चीजों से क्या होता है ना, मेरे को मोटिवेशन मिलती रहती है कि स्टूडेंट्स जो है वो इस कंटेंट का फायदा उठा रहे हैं, और सिंस वो उठा रहे हैं तो मेरी ड्यूटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उन बच्चों के लिए कंटेंट रेगुलरली पोस्ट करता रहूं। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर्स के अंदर, लीज फाइनेंसिंग का टॉपिक कवर करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।